हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम के अंदर पढ़ने वाले हैं फासिज्म को। और इस वीडियो से फासिज्म को टोटली हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फासीवाद क्या है, फासीवाद की क्या क्या मान्यताएं हैं और किन सिद्धांतों के ऊपर ये काम करता है। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि आखिर फासीवाद क्या है। दोस्तों, फासीवाद शब्द बोलते ही जो शब्द याद आएंगे वो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। हम ये भी कह सकते हैं कि फासीवाद प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है और द्वितीय विश्व युद्ध फासीवाद के कारण हुआ है। ठीक है, पहला विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद क्या है, इटली की जो दुर्दशा हुई, उस दुर्दशा से निपटने के लिए मुसोलिनी ने जो कार्यक्रम दिया उसे हम फासीवाद के नाम से जानते हैं। और इस फासीवाद, ये जो मुसोलिनी का कार्यक्रम था, इसके कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक है, वैसे तो इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहा था, परंतु जो वर्साई की संधि 1919 की होती है, संधि में आशा के अनुरूप हिस्सा या फायदा मुसोलिनी को नहीं मिला। मुसोलिनी मीन्स इटली। ठीक है, एक तरफ वे वर्साई की संधि इटली के लिए अपमानजनक व घाटे का सौदा सिद्ध हुई और इन सब के लिए इटली की जनता ने इटली की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो आपको पता है इटली और जर्मनी को कितना नुकसान सहना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये जो वर्साई की संधि हुई थी। अब ऐसे समय में मुसोलिनी ने राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया और जनमत को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। अपने थोड़े से शासनकाल में मुसोलिनी ने और उसकी विचारधारा फासीवाद ने जो मानवता की दुर्दशा की, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आज हम फासीवाद का अध्ययन करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई विचारधारा पनपती है, किन विचारों के आधार पर वो बढ़ती है और कहाँ से वो प्रेरणा ग्रहण करती है और इसके क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे फासिज्म को हम टोटलिटी में समझने की कोशिश करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो फासीवाद और साम्यवाद यानी फासिज्म एंड कम्युनिज्म में अंतर को बताएगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फासिज्म और कम्युनिज्म में, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वसत्तावादी विचारधाराएं हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत सारा है। उसको समझना जरूरी होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फासीवाद का अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों, फासीवाद इटालियन भाषा के फैसियो शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है लकड़ियों का बना हुआ भुज या कुल्हाड़ी। और प्राचीन काल में रोम का जो राज चिन्ह था, जो रोमन साम्राज्य था, उसका जो आप कह सकते हैं राज चिन्ह था, वो था फैसियो, यानी कुल्हाड़ी का साइन या लकड़ी का जो गट्ठा है। ये फासीवाद ने कहाँ से अडॉप्ट किया है? रोमन साम्राज्य से। लकड़ी का गट्ठर देश की एकता का प्रतीक है, वहीं कुल्हाड़ी क्या है? शक्ति का प्रतीक है। तो जो रोमन साम्राज्य था उसमें लकड़ी का गट्ठा और कुल्हाड़ी क्यों यूज की जाती थी? लकड़ी का गट्ठा यूनिटी और कुल्हाड़ी शक्ति के लिए यूज किया जाता था। और दोस्तों, मुसोलिनी के पार्टी का नाम भी कई बार पूछा जाता है। जैसे कि नाजी पार्टी आपके हिटलर की थी, वैसे ही मुसोलिनी की पार्टी का नाम था फासियो डी कंबेटिमेंटो। फासियो डी कंबेटिमेंटो। और इसकी स्थापना मुसोलिनी ने की 23 मार्च 1919 को। मुसोलिनी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने का विरोध किया। 29 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने मिलीजुली सरकार का निर्माण किया और 1926 में मुसोलिनी ने इटालियन संसद, जिसका नाम सयूस था, इसको बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो ये एक डेमोक्रेटिक रिजीम के थ्रू आया, यानी इलेक्शन के थ्रू ये क्या है, शासन में, सत्ता में आने की इसने कोशिश की। और जब ये सत्ता में आया तो इसने सबसे पहले क्या है, संसद को खत्म करने की वहां पे कोशिश की 1926 में। और जुलाई 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी की पराजय हुई और 1945 तक फासीवाद का अंत हो गया। लेकिन फासीवाद खत्म नहीं हुआ, मुसोलिनी का फासीवाद का अंत हुआ, लेकिन फासीवाद आज भी आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के संदर्भ में आप देख लीजिए या
देश, किसी भी दुनिया के देश के संदर्भ में देख लीजिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फांसीवाद के निशान आज भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो एक कंपैरेटिव स्टडी भी यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे फांसीवाद की, कि किन किन देशों में फांसीवाद अभी व्याप्त है, और इंडिया को यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फांसीवाद के स्रोत, कि फासिज्म के आखिर वो कौन से सोर्सेज है जहां से फांसीवाद उत्पन्न होता है। दोस्तों, कोई भी विचारधारा हो वह किसी न किसी विचार से प्रेरणा पाती है, लेकिन मुसोलिनी ने फांसीवाद में अनेक तत्वों और विचारों का मिश्रण कर दिया। उनके प्रेरणा स्रोत ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं है। मैकियावेली, हॉब्स, फिक्टे, ट्रीट्स्के, पैरेटो, मार्क्स, मॉस्का, बर्गसन और हीगल के साथ साथ अनेक विचारधाराओं पर फांसीवाद के ऊपर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्रोत हैं, ये आपको थोड़े से यहाँ पे नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित मुसोलिनी था। मैकियावेली क्या है? मैकियावेली राज्य को सर्वोच्च बनाने की कोशिश करता था, तानाशाह बनाने की कोशिश उसने की। हॉब्स ने, फिक्टे ने, पैरेटो ने, मार्क्स ने, अब देखिए मार्क्स से भी वो प्रभावित है। हालांकि उसने मार्क्स, अगर आप देखोगे, मार्क्स ने राज्य की तानाशाही का समर्थन नहीं किया है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं मार्क्स ने सर्वसत्तावाद का समर्थन किया है, जो कि मजदूरों की तानाशाही है। तो बहुत से चिंतकों से मुसोलिनी प्रभावित थे। इसमें जो सबसे पहला स्रोत फांसीवाद का माना जाता है, वो माना जाता है सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद, अब डार्विन की थ्योरी आई होप सभी ने पढ़ी होगी। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात की, कि किस प्रकार से स्पीशीज पृथ्वी के ऊपर आती है और किस प्रकार से उनका विकास होता है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने प्रकृति में चलने वाले विकट जीवन संघर्ष और योग्यतम प्राणी के जीवित रहने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। यानी डार्विन ने क्या कहा? जो व्यक्ति स्ट्रांग होंगे, जो जीव पृथ्वी पर स्ट्रांग होंगे, वो जीवित रहेंगे और दूसरे जीवों को वो मार देंगे और खा लेंगे और अपना क्या है, वो सर्वाइवल कर पाएंगे। तो ये डार्विनवाद का सिद्धांत है। इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे मुसोलिनी। ठीक है, आगे चलकर आप देखते हो डार्विनवाद को आगे किसने बढ़ाया। ये पहले आप देखते हैं गम्पलविच, नीत्शे, हर्बर्ट स्पेंसर, बेजहॉट विचारकों ने भी, बेजहॉट ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक है, इन्होंने भी इस सिद्धांत यानी डार्विनवाद का समर्थन किया। तो हर्बर्ट स्पेंसर तो आई होप आपने पढ़ा होगा, जब व्यक्तिवाद को हम पढ़ते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के, तो इन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का एक नारा दिया। यानी जो व्यक्ति या फिर जो सशक्त होगा, जो शक्तिशाली होगा, वही जीवित रहेगा और उसी को जीवित रहने का अधिकार है, और राज्यों को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करना चाहिए कमजोर लोगों का। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये सामाजिक डार्विनवाद से ही निकला। ठीक है, युद्ध न केवल जीवन संघर्ष के लिए आवश्यक है बल्कि प्राकृतिक भी है। मुसोलिनी का कहना है कि सामाजिक जीवन में संघर्ष उसी समाज का अस्तित्व होता है जो सुसंगठित, अनुशासित तथा स्वाभिमानी होता है, तथा युद्ध के द्वारा साम्राज्यवाद की स्थापना की जानी चाहिए। और ये कई बार इस तरीके से मुसोलिनी के फांसीवाद के या नाजीवाद के विचार यहाँ पे पूछे जाते हैं। नाजीवाद की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फांसीवाद और नाजीवाद में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ़र्क इतना है, फांसीवाद मुसोलिनी का है और नाजीवाद हिटलर का है, लेकिन कार्यक्रम दोनों के सेम है। तो नाजीवाद के बारे में भी आगे की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। दूसरा स्रोत है अतर्कवाद व अबौद्धिकता, यानी इरैशनैलिटी। यानी ये रैशनैलिटी, यानी ये बुद्धि को, तर्क को कोई भी स्थान नहीं देते हैं। इस विचारधारा का प्रतिपादन नीत्शे, सोरेल, बर्गसो आदि विचारकों ने किया। अतर्कवाद या अबौद्धिकवाद, यानी बुद्धि का यूज नहीं करना है, हमें तर्क का यूज नहीं करना है, ये सबसे पहले नीत्शे, सोरेल और बर्गोसे ने दिया। हालांकि नीत्शे अगर आप देखते हो ये भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है,
ये भगवान को नीत्शे नहीं मानते हैं। उसके बाद सोरेल और बर्गसो को जब आप देखते हैं तो इन्होंने भगवान को मानने के लिए बुद्धिवाद का सहारा लिया, यानी अगर भगवान को आपको समझना है तो आपको अपने तर्क को साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिकार्ते की बुद्धिवादी विचारधारा के नितांत विपरीत अबौद्धिकवाद विचारधारा मानती है कि मनुष्य सोच समझकर कार्य करने वाला भी विवेकशील प्राणी नहीं है। वह अपने सभी कार्य बुद्धि के स्थान पर अंतःप्रेरणा, अंधश्रद्धा और विश्वास से प्रेरित होकर करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देकार्त जो थे, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्निज्म कहा जाता है, आधुनिकतावाद का पिता देकार्ते को कहा जाता है। और देकार्ते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि साइंस की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बुद्धि की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, और वही मॉडर्निटी का बेस बनता है। लेकिन ये जो विचारक आते हैं इनके बाद के, जो नीत्शे, सोरेल और बर्गसो, इन्होंने क्या है, नीत्शे देकार्ते के विचारों का यानी बुद्धिवाद की इन्होंने आलोचना की और इन्होंने कहा कि मनुष्य बुद्धि से नहीं सोचता, मनुष्य अंधश्रद्धा। अब देखिए, भगवान के प्रति अंधश्रद्धा उसकी है, अंत प्रेरणा उसके अंदर से क्या प्रेरणा निकल रही है, वो किस चीज़ से मोटिवेट, वो लब से, इमोशन से किस चीज़ से मोटिवेट होकर अपना निर्णय लेगा, उसका कोई भी नहीं सोच सकता। मतलब उसका कोई मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि किस प्रकार का डिसीजन कौन लेगा, ठीक है। मुसोलिनी का भी अंधश्रद्धा के प्रति लगाव था। उसने लिखा कि हमारी अंधश्रद्धा है हमारा राष्ट्र, हमारी अंधभक्ति ही हमारे राष्ट्र की महानता है। विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, तर्क नहीं। तो आज के टाइम पे भी आप देखोगे इंडिया में मोदी सरकार का आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे विश्वास को कितना ज़्यादा महानता प्रदान की गई है, राष्ट्रवाद को कितनी ज़्यादा महानता यहाँ पे प्रदान की गई है, साइंस को बिल्कुल दरकिनार किया जाता है। आए दिन आप देखते हैं कोई सेमिनार हो रहा है, साइंस का सेमिनार हो रहा है, साइंटिफिक जो लोग हैं उन लोगों का सेमिनार हो रहा है और वहाँ पे रामायण के कुबेर की बात हो रही है, आपके प्लास्टिक सर्जरी की वहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे अतर्कवाद ये मुसोलिनी के टाइम पे भी प्रचलित था, जिसका उन्होंने अच्छे से वहाँ पे क्या है सहारा लिया सत्ता में आने के लिए। इटली की जनता भी मुसोलिनी पर अंधविश्वास करती थी। इटली की जनता का नारा था, मुसोलिनी सदैव ठीक सोचता है और सदैव ठीक करता है, फांसीवाद, अतर्कवाद और अबुद्धिवाद का समर्थक है। फांसीवाद के स्रोतों में नेक्स्ट आप देखोगे तो ये है परंपरावाद। फांसीवाद मैजिनी और ट्रीट्शके के परंपरावादी दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यद्यपि शासक बनने से पहले मुसोलिनी परंपराओं का घोर विरोधी था, परंतु अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए गौरवपूर्ण रोमन साम्राज्य, राजतंत्र और रोमन कैथोलिक चर्च की परंपराएं बहुत सहायक सिद्ध हो सकती थी। इसलिए उसने नास्तिक होते हुए भी जनता का सम्मान और पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए 1932 में पोप के साथ समझौता कर इस बात पर बल दिया कि किसी राष्ट्र की विशेषता उसका गौरवपूर्ण अतीत की परंपराएं होती है। उसके शब्दों में इटली तीसरी बार मानवता का नेतृत्व करेगा। तो यहाँ पे परंपरावाद के अंदर आप देखोगे जिन चीज़ों का मुसोलिनी पहले विरोध कर रहा था और सत्ता में आने के बाद उन्हीं चीज़ों का वो समर्थन करने लगा। पहले आप इंडिया में देखते हैं, इंडिया में एनडीए की गवर्नमेंट आने से पहले 2014 से पहले जीएसटी का विरोध किया गया, ठीक है, जीएसटी का विरोध किया गया। उससे पहले आरक्षण का विरोध किया गया, पेट्रोल वृद्धि का विरोध किया गया, महंगाई का विरोध किया गया। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या कहा जाने लगा, ये महंगाई सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जीएसटी लाना हमारे ही फायदे की बात है। तो इस तरीके से क्या है, मुसोलिनी ने भी उस टाइम से इसी प्रकार का प्रोग्राम चलाया था जिसका वो पहले विरोध कर रहा था। सत्ता में आने के बाद अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसने क्या शुरू कर दिया, उन्हीं चीज़ों का पालन करना शुरू कर दिया जो उसे लगा कि हाँ मेरी सत्ता इससे बच सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे आदर्शवाद, और यहां से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, फांसीवादी विचारधारा पर सबसे अधिक प्रभाव रूसो, इमैनुअल कांट, जीजी फिक्टे और हीगल के आदर्शवाद का
रहा है और फांसीवाद को बहुत अधिक सीमा तक हीगल के आदर्शवाद का राजनीतिक शिशु कहा जाता है। अब देखिए, ब्लांकीवाद एक फांसीवाद का ही एक आप बोल सकते हैं रूप होता है, ठीक है। ब्लांकीवाद, तो ब्लांकीवाद का पिता रूसो को कहा जाता है, ठीक है। तो रूसो ने, क्योंकि रूसो ने जो ये जनरल का जो सिद्धांत दिया था, जनरल का सिद्धांत क्या है, ये ऐसा सिद्धांत था जिससे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित मुसोलिनी था। उसके बाद कांट, फिक्टे और हीगल ने तो एक तरफ से हद कर दी। हीगल ने क्या कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ईश्वर से ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है, यानी राज्य जो बोलेगा वही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। राज्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो हीगल फांसीवाद का बौद्धिक जनक इन्हें कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फांसीवाद का बौद्धिक जनक किसे कहा जाता है, तो ये हीगल को और ब्लांकीवाद का रूसो को, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे कि फांसीवाद भी आदर्शवाद के समान राज्य को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए कहता है कि ना तो व्यक्ति को निरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और ना ही उसके द्वारा किसी भी स्थिति में राज्य का विरोध किया जा सकता है। उसके बाद जो लास्ट आपका स्रोत आप देखते हैं वो है बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। अब देखिए 1920 के आसपास की बात यहाँ पे हो रही है और राजनीति के अंदर व्यवहारवाद अगर आप देखते हो 1925 के बाद आना शुरू होता है, चार्ल्स मेरियम के बाद, और आधुनिक व्यवहारवाद 1950 के बाद राजनीति के अंदर आता है। तो ये परंपरागत जो व्यवहारवाद था उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित मुसोलिनी थे, परंपरागत, ये आधुनिक नहीं, परंपरागत व्यवहारवाद। और यह है जेम्स का व्यवहारवाद। जेम्स के व्यवहारवाद के अनुरूप सत्य की कोई शाश्वत सत्ता नहीं है, वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और एक विशेष स्थिति के अंतर्गत सत्य वही है जो हितकर है। मुसोलिनी ने कहा कि उसके फासिस्ट दर्शन का मूल आधार व्यवहारवाद है। उसने मनुष्यों के व्यवहार को समझा, ठीक है। मुसोलिनी ने क्या है, मनुष्य के व्यवहार को समझा। उन्होंने समझा कि यहाँ के लोग तो धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, यहाँ के लोग तो राष्ट्रीयता को बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए उनके व्यवहार के अनुरूप उसने अपनी नीतियाँ अपनाना शुरू किया और उनकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू किया, और जो कि आप देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किस तरीके से आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है। संक्षेप में मुसोलिनी का दर्शन कोरा आदर्शवादी था। उसने अपनी स्वयं सिद्धि के लिए जिस सिद्धांत को अपनाना उचित समझा उसे अपनाया और जिसका विरोध करना उचित समझा उसका विरोध किया। सत्ता प्राप्त करने से पूर्व मुसोलिनी धर्म विरोधी था तथा सत्ता में आते ही उसने ईश्वर की दुहाई दी और पोप के साथ समझौता कर लिया। इसी समय सोरेन के विचारों से प्रभावित संघवादी आंदोलन का समर्थक था, बाद में श्रमिक आंदोलन का ये विरोधी हो गया। किसी समय शांति का समर्थक मुसोलिनी अब युद्ध का प्रबल पोषण करता बन गया। सत्ता प्राप्त करते ही उसने अपने समाजवादी साथियों को जेल भेज दिया और उन्हें देश छोड़ने के लिए बाध्य किया, जिसकी मतलब उसकी लक्ष्य सिद्धि में सहायता देने वाला प्रत्येक उपाय उसके लिए न्यायोचित और सत्य था। अब फांसीवाद के लक्षण यहाँ पे थोड़े थोड़े आपको ब्रीफली देखने पड़ेंगे कि फांसीवाद के लक्षण क्या होते हैं। कब आपको पता लगेगा कि किसी देश के अंदर फांसीवादी शासन स्थापित हो चुका है, तो वो आप इसको कंपैरेटिवली इंडिया के साथ, कंपैरेटिवली अमेरिका के साथ, या फिर कंपैरेटिवली आप साम्यवादी देशों के साथ भी इसको स्टडी कर सकते हैं अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क के थ्रू कि क्या सच में नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है, क्या चीन में ऐसा होता है, क्या इंडिया में ऐसा होता है, क्या अमेरिका में ऐसा होता है। अगर आपको लगे कि हाँ वहाँ पे सिस्टम ऐसा है, वहाँ की तो ज़्यादा नॉलेज लोगों को नहीं है लेकिन यहाँ की तो है, क्या सच में यहाँ पे ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपको लग जाएगा पता कि हाँ फांसीवाद के लक्षण इंडिया में भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर लॉरेंस ब्रिट एक राजनीतिक विज्ञानी जिन्होंने फांसीवादी शासनों जैसे हिटलर, अब देखिए ये कंपैरेटिवली आप देखोगे तो हिटलर ने क्या है फांसीवाद जर्मनी के अंदर, मुसोलिनी ने फांसीवाद इटली के अंदर,
फ्रैंको ने फांसीवाद स्पेन के अंदर, सुहार्तो ने इंडोनेशिया और पिचोनेट ने चिली के अंदर फांसीवादी शासन को स्थापित किया और ये बहुत ही ब्रूटली इन्होंने लोगों का वहाँ पे शोषण किया है। और लॉरेंस ब्रिट ने 14 लक्षण बताए हैं कि फांसीवाद की आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ ये फांसीवाद है, तो उसके 14 लक्षण उन्होंने बताए हैं। तो उनमें से मेन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले शक्तिशाली और सतत राष्ट्रवाद। फासिस्ट शासन देशभक्ति के आदर्श वाक्यों, गीतों, नारों, प्रतीकों और अन्य सामग्री का नितांत उपयोग करते हैं। हर जगह झंडे दिखाई देते हैं, जैसे वस्त्रों पर झंडों के प्रतीक और सार्वजनिक स्थानों पर झंडों की भरमार। तो पहला जो लक्षण होता है फांसीवाद का वो होता है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। जो भी करो राष्ट्र के लिए करो, हम कुछ भी करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे। झंडे लगा देंगे शर्ट के ऊपर, आपके घरों के ऊपर झंडे लगा देंगे, आपके चिन्ह इस तरीके से हर जगह आपके दिमाग में, हर जगह वो आपके देशभक्ति, देश गीत, ये सारा कुछ आपके दिमाग में भरने की सबसे पहले कोशिश की जाएगी। मानवता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाएगा। अगर कोई आदमी, भले ही वो सच है या गलत है, जुडिशरी का कोई काम नहीं है, राष्ट्र के नाम पर मॉब लिंचिंग वहां पे की जाएगी कि ये तो राष्ट्र का विरोधी है, मारो इसको, ठीक है। इस तरीके की स्थिति बनना शुरू होती है। दूसरा, मानव अधिकारों के मान्यता के प्रति तिरस्कार। अब देखिए, मानव अधिकारों का तिरस्कार क्यों किया जाता है? क्योंकि दुश्मनों से डर है, इसलिए फासिस्ट शासन द्वारा लोगों को लुभाया जाता है कि यह सब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वक्त की जरूरत है। उन लोगों को मारना पड़ा है, उन लोगों को हमें कुचलना पड़ा है, वो लोग पत्थरबाज है, वो लोग आतंकवादी है, वो लोग देशद्रोही है, वो लोग सरकार की बात को नहीं मानते हैं, ठीक है। इसलिए उनके ऊपर अत्याचार किया गया, इसलिए सैकड़ों लोग मारे गए। इस तरीके से अपनी बात को वो क्या है, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं चाइना के अंदर भी आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। हिटलर का तो आप देख सकते हैं, लाखों लोगों को, लाखों अपाहिजों को, लाखों यहूदियों को किस तरीके से गैस चैम्बर के अंदर उन्होंने डाल दिया था। इंडिया में मॉब लिंचिंग का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा, नियंत्रित मास मीडिया। नियंत्रित मास मीडिया, कभी कभी तो मीडिया सीधे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे नेशनल न्यूज चैनल कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। वो तो कभी कभी होता है, लेकिन अन्य मामलों में परोक्ष सरकार विनिमय या प्रवक्ताओं द्वारा, अधिकारियों द्वारा पैदा की गई सहानुभूति द्वारा मीडिया को नियंत्रित किया जाता है। सामान्य युद्धकालीन सेंसरशिप विशेष रूप से होती है, यानी मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। मीडिया जो प्राइवेट जो मीडिया होता है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करता है। मीडिया के अंदर सरकार अपने इस प्रकार के प्रवक्ता भेजने की कोशिश करते हैं कि मीडिया को वो कंट्रोल, मीडिया को वो डोमिनेट कर पाए और लोगों को सिर्फ वही बात सुनने मिले, वही बात लोगों को समझने को मिले, लोग वही बात सोचने पे मजबूर हो जो सरकार चाहती है। तो मीडिया पे कंट्रोल फांसीवाद का एक प्रमुख लक्षण आप कह सकते हैं। उसके बाद धर्म और सरकार का अपवित्र गठबंधन। यहाँ पे मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब धर्म और सरकार का जहाँ पे गठबंधन हो जाता है, धर्म का काम क्या है? बेसिकली धर्म का काम लोगों को रिलीजियसली, लोगों को क्या है, मेंटल रूप से इस प्रकार से सशक्त करना होता है कि वो लोगों की अच्छाई कर सके, लोगों की भलाई कर सके। धर्म क्या सिखाता है? धर्म तो यही सिखाता है कि किस तरीके से लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाए, किस तरीके से धर्म का पालन किया जाए। लेकिन जहाँ पे धर्म और सरकार का गठबंधन हो जाता है, जहाँ पे धर्म इंटरफेरेंस करने लगती है, वहां पे वो क्या है, राजनीति करने लगती है। धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे राजनीति होने लगती है, ठीक है। आप देखते हैं एक राम मंदिर के नाम पे सरकार का निर्माण हो जाता है और हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू होने लगते हैं। तो इसके पीछे क्या होता है, ये अंग्रेजों ने दिया है हमें, ठीक है। ये लीगेसी हमें अंग्रेजों से मिली, फूट डालो और शासन करो की नीति। तो ये एक बहुत ही खतरनाक फांसीवाद का लक्षण होता है, जिसमें क्या है, धर्म को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है सत्ता में आने के लिए। उसके बाद
कॉरपोरेट पावर संरक्षित होती है। फांसीवादी राष्ट्र में औद्योगिक और व्यावसायिक शिष्टजन यानी एलिट्स सरकारी नेताओं को शक्ति से नवाजते हैं, जिससे अभिजात वर्ग और सरकार में एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद रिश्ते की स्थापना होती है। बहुत ही सिंपल है, ये तो इंडिया का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किस तरीके से अंबानी, अडानी और जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं किस तरीके से अरबों रुपए सरकार को वो देते हैं उनके कैंपेन के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एज अ टैक्स, और बहुत से अतिरिक्त फायदे सरकार उनको देना शुरू कर देती है। तो ये कॉरपोरेट पावर फांसीवाद में क्या है, संरक्षित रहती है सरकार के लिए। सरकार को ही पूरा का पूरा फायदा देने की कोशिश करते हैं कॉरपोरेट, और उनके लोन भी माफ सरकार इसीलिए करती है क्योंकि वहीं से तो उनकी सरकार चल रही है। छठा जो पॉइंट है वो है बुद्धिजीवियों और कला के प्रति तिरस्कार। अब देखिए फांसीवाद क्या है। फांसीवाद अंधश्रद्धा के ऊपर आधारित होता है। फांसीवाद के अंदर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च माना जाता है, उसकी लहर चली है, वही सब कुछ है, वो कभी गलत नहीं बोलता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और जो बुद्धिवादी आदमी होते हैं, जो रैशनल आदमी होते हैं, वो चीज़ों को समझ सकते हैं और वो एनालाइज करते हैं और समाज में वो सही संदेश दे सकते हैं, जिससे सरकार को क्या है, सरकार को उससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और सरकार गिर भी सकती है। इसलिए बुद्धिजीवियों का हमेशा तिरस्कार किया जाता है, साइंस और आर्ट का वहाँ पे तिरस्कार किया जाता है। इसके अलावा भी फांसीवाद के अनेक लक्षण हैं, जैसे कि आप भ्रष्टाचार देखोगे, उग्र भाई भतीजावाद वहाँ पे होता है, चुनाव महज दिखावा होते हैं, चुनाव होते हैं लेकिन मात्र दिखावा होते हैं। वहाँ पे आपकी जो ईवीएम मशीन्स या फिर आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बूथ कैप्चरिंग जैसे मामले होते हैं, या फिर इलेक्शन नाम के लिए होते हैं, हालांकि रिजल्ट सबको पता होता है कि कौन जीतने वाला है। ठीक है। उसके बाद श्रम शक्ति को दबाया जाता है। मजदूरों के खिलाफ कुछ इस प्रकार के आप देखते हैं बिल लाए जाते हैं जो बिल्कुल खिलाफ हो, कृषि के खिलाफ बिल लाए जाते हैं, तो यहाँ पे दबाया जाता है मजदूरों को, श्रमिक शक्ति को। इन सब कारणों से किसी भी देश में उत्पन्न हो रहे फांसीवाद की हम पहचान कर सकते हैं। तो इसको कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं, किसी भी देश के ऊपर आपको इसको लागू करना है। इसमें मेरे पर्सनल कोई विचार नहीं है। फांसीवाद क्या है, फांसीवाद को आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, आप एंड्री ह्यूवुड से पढ़ सकते हैं, या फिर रेफरेंस बुक्स जो फॉरेन की है या फिर आप इंडिया की है वहाँ से आप फांसीवाद को समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पर्सनल व्यू यहाँ पे मैं कोई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो एंटी बीजेपी यहाँ पे बात कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे एंटी बीजेपी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं यहाँ पे अपने कोई पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। जो रियलिटी है वही आपके सामने यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांतों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर थ्योरी क्या है, किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है फांसीवाद। दोस्तों सबसे पहली चीज, फांसीवाद कोई सिद्धांत नहीं है। फांसीवाद एक क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। फांसीवाद व्यक्तिवाद, उदारवाद, साम्यवाद की भांति एक क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। फांसीवादियों के पास ना तो अपना कोई निश्चित सिद्धांत है और ना ही कोई निश्चित कार्यक्रम। वास्तव में वे सिद्धांत व वाद विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते। फांसीवाद का आधार तो व्यवहारवाद और वास्तविकता है। मुसोलिनी के शब्दों में, हमारा कार्यक्रम सरल है, हम इटली पर शासन करना चाहते हैं और औपचारिक सिद्धांत लोहे व टिन की हथकड़ियां हैं। मेरा कार्यक्रम बात करना नहीं, काम करना है। यानी फांसीवाद को इन्होंने क्या कहा कि मेरा जो काम है वो काम है, मैं बातों में विश्वास नहीं रखता हूं, काम में विश्वास रखता हूं। फांसीवाद बंजारे हैं जो किसी निश्चित सिद्धांतों से बंधे हुए नहीं हैं। इटली की जनता के कल्याण का एकमात्र ध्येय मानकर वे शाश्वत गति से आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद दूसरा सिद्धांत, फांसीवाद सर्वाधिकारवादी धारणा है, यानी टोटलिटेरियनिज्म में ये विश्वास रखते हैं। उग्र राष्ट्रवाद में ये विश्वास रखते हैं। फांसीवाद ऐसे उग्र राष्ट्रीयता का उपासक है जो राष्ट्र और राज्य के आगे कुछ नहीं देखता। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का कोई अलग महत्व नहीं है। व्यक्ति के अधिकार राज्य के आदेशों का पालन करने में ही है। उसके बाद ये अंतरराष्ट्रीय वाद का भी विरोध करते हैं। मुसोलिनी कहता है कि जो लोग विश्व शांति की बात करते हैं वे कायर हैं। उनके अनुसार प्रत्येक राज्य को अपने हितों की साधना करनी चाहिए।
फांसीवाद राष्ट्रवाद का प्रबल समर्थक है, इसलिए वे राष्ट्रीय स्तर का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि प्रभुसत्ता राष्ट्र के पास होती है, राष्ट्रों के समूह के पास नहीं होती है। उसके बाद ये प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी का भी ये लोग विरोध करते हैं। जैसा कि आपको सुनने में मिला होगा कि 2024 के बाद इंडिया में इलेक्शन नहीं होंगे, ये एक रैली के अंदर माननीय अमित शाह ने कहा था। तो हो सकता है कि ऐसा फ्यूचर में हो। तो प्रजातंत्र का विरोध और कुलीन तंत्र में इनका विश्वास रहता है। मुसोलिनी की दृष्टि में प्रजातंत्र मूर्ख व भ्रष्ट व्यक्तियों का शासन है। वह प्रजातंत्र की तुलना शव से करता है, संसद को बातों की दुकान कहता है और बहुमत के शासन को असूलों की व्यवस्था कहकर उपहास उड़ाता है। फांसीवाद तर्क बुद्धि में विश्वास नहीं करता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये रैशनैलिटी में और ये लॉजिक में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखता है। और मुसोलिनी ने अंधभक्त बनाए रखने के लिए इटली के अंदर 2 नारे दिए थे। पहला नारा है मुसोलिनी सदैव सही ही होता है, हिटलर तो भगवान है, मुसोलिनी तो भगवान है, मोदी तो भगवान है। इस तरीके से क्या है कि मुसोलिनी सदैव सही होता है, उसके आदेशों में विश्वास करना चाहिए, उसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी उसने जो भी आदेश दिया है, उसने कुछ भी आदेश दिया है, उसने जीएसटी लागू किया, उसने नोटबंदी लागू की, उसने धारा 370 हटाई, उसने कुछ भी किया। ये जस्ट मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लक्षण उसमें है तभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप कंपैरेटिवली उसकी स्टडी कर लीजिए। ठीक है, तो उसके जो भी आदेश है उसको जनता हमेशा माने। इवन युद्ध में मरने के लिए भी लोगों को तैयार रहना होगा। फांसीवाद समाजवादी विरोधी है, क्योंकि फांसीवाद समाजवाद को निरा भौतिकवादी दर्शन कहकर उसकी आलोचना करता है। समाजवाद समानता पर जोर देता है, परंतु मुसोलिनी असमानता को प्राकृतिक मानता है कि हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग उसकी मतलब प्रकृति ने ही असमान बनाया है। तो इसलिए समाजवाद का ये विरोध करता है और इसी के चलते ये साम्यवाद यानी मार्क्सवाद का भी ये विरोध करता है और मार्क्स के विचारों से ये असहमति प्रकट करता है, क्योंकि साम्यवाद हमेशा समानता की बात करता है। फांसीवाद धर्म विरोधी सिद्धांत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, क्योंकि फांसीवाद धर्म विरोधी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि फांसीवाद क्या मानता है? फांसीवाद मानता है कि धर्म के द्वारा लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, धर्म के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी जा सकती है, धर्म के द्वारा उनके अंदर अंधश्रद्धा को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, धर्म को इंपॉर्टेंट मानता है। क्योंकि 1921 से पहले आप देखोगे ये धर्म विरोधी था, लेकिन जैसे ही सत्ता में आ गया, अपनी सत्ता को बचाने के लिए मुसोलिनी ने धर्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। 9th आपका है फांसीवाद साम्राज्यवाद में विश्वास रखता है। फांसीवाद राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए युद्ध को अनिवार्य मानता है। उनका कहना है कि युद्ध खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साधनों में से एक है। ठीक है, उदारवाद का ये विरोध करते हैं। उदारवाद व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हैं, परंतु फांसीवादी नहीं। उदारवाद स्वतंत्रता तथा अधिकारों पर बल देता है, जबकि फांसीवाद कर्तव्यों की अपेक्षा करता है। वे कहते हैं कि आम जनता को शासन से दूर रहने में ही भलाई है। फांसीवाद आर्थिक उदारीकरण का भी विरोध करता है। उसके बाद व्यक्तिवाद का विरोध, यानी व्यक्तिवाद का विरोध फांसीवाद करता है और ये राज्य को इंपॉर्टेंस देता है, व्यक्तियों को नहीं। व्यक्तियों को राष्ट्र के लिए मरना भी पड़े तो मार दो। ठीक है, इस तरीके से व्यक्तिवाद का ये विरोध करता है। उसके बाद लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है वो है निगमनात्मक राज्य का समर्थन, यानी कॉरपोरेट राज्य का समर्थन। कॉरपोरेट राज्य क्या होता है? कॉरपोरेट राज्य का मतलब होता है जहां पे आम जनता की सुविधाओं की, आम जनता की डेली नीड्स की और जितनी भी प्रकार की चीजें हैं वो देश के अंदर ही निर्माण की जाएगी। मेड इन इटली, मेड इन जर्मनी, मेड इन इंडिया, बाहर से हमने कुछ नहीं खरीदना है, सब कुछ यहीं पे प्रोडक्शन हमने करनी है और यहाँ से एक्सपोर्ट को बाहर होने से रोकना है। उसे निगमवाद कहा जाता है। ठीक है, तो निगमनात्मक राज्य का इन्होंने समर्थन किया है।
फासीवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवसायों से संबंधित संघ या निगम का सदस्य होता है। ये निगम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में लागू होते हैं। यह सभी निगम राज्य के अधीन कार्य करते हैं। इटली में मुसोलिनी ने निगमनात्मक राज्य के द्वारा उत्पादन में वृद्धि की, कीमतों को स्थिर रखा, फिर भी उन्हें कम किया, पूंजीपतियों और श्रमिकों के संघर्ष को दूर किया। ये निगम इटली के विकास में मील के पत्थर साबित हुए थे। ठीक है, इसकी कोई भी यहाँ पे मतलब आप देखोगे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट इसके उस टाइम नहीं दिखे, हालांकि बाद में बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट इसके आए, लेकिन कहीं ना कहीं इटली को स्ट्रॉन्ग करने का इसने बहुत बड़ा काम किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि फासीवाद एक ऐसा दर्शन है जो वास्तविकता पर आधारित है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की अस्थिरता को दूर करने के लिए मुसोलिनी ने सब नीतियां अपनाई और अंत में वहां का सर्वसत्तावादी यानी टोटलिटेरियन वहां का शासक ये बन गया। अब फासीवाद की आलोचना, हालांकि थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे क्रिटिकली आपके सामने ये सारा रखा था, लेकिन फिर भी इसकी आलोचना को एक बार आपके दिमाग में क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहली आलोचना इसकी की जाती है कि फासीवाद जो है, फासीवाद विश्व का शत्रु है, विश्व शांति का शत्रु है, क्योंकि इसने हिंसा को बढ़ावा दिया और इसने युद्धों को बढ़ावा दिया जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परिणित हुआ। लोकतांत्रिक आस्थाओं पर प्रहार किया। फासीवाद लोकतांत्रिक मान्यताओं के विपरीत सिद्ध हुआ, क्योंकि इसने उदारवाद की आलोचना की, इसने स्वतंत्रता की आलोचना की, समानता, न्याय आदि सिद्धांतों की इसने आलोचना की, इसलिए ये लोकतांत्रिक आस्थाओं पर इसने प्रहार किया। राज्य को साध्य मानना त्रुटिपूर्ण है, यानी राज्य को साध्य मानना डेफिनेटली त्रुटिपूर्ण है कि राष्ट्र ही सब कुछ है, राज्य ही सब कुछ है, उसके लिए व्यक्तियों को झोंक दो, आग में झोंक दो व्यक्तियों को, अपाहिजों को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। अब यहाँ पे हालांकि हिटलर ने वो काम किया है, तो हिटलर और मुसोलिनी में आपने ज़्यादा डिफरेंस नहीं करना, वो फासीवाद का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फासीवाद प्रगतिशील विचारों का विरोध करता है, इसलिए आए दिन आप देखते हैं अभी जो 100 प्रोफेसर थे, जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे, उनके ऊपर किस तरीके से FIR लॉन्च की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया। आपने देखा है योगेंद्र यादव जैसे जो प्रोफेसर है, उन लोगों के ऊपर कितने केस दर्ज किए गए। तो यानी जो प्रगतिशील विचार है, जो राज्य के खिलाफ बोलेगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाएगी। और अभी तो सिर्फ देशद्रोही साबित किया जाता है, जब फासीवादी शासन स्थापित हो जाता है तो स्टालिन की तरह, हिटलर की तरह, मुसोलिनी की तरह उनको गैस चैम्बर में डाल के मारा भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कला व विज्ञान विरोधी। फासीवाद मानव जीवन के सभी पक्षों पर पूरा नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, और पूर्ण रूप से नियंत्रण की अवस्था में कला विज्ञान की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पे कला स्वतंत्र नहीं रह पाती है। उसके बाद जो फासीवाद है वो तानाशाही को बढ़ावा देता है। मुसोलिनी अधिनायक व्यक्तियों के केंद्रीकरण के उदाहरण थे। शासकों की तानाशाही जनता के आक्रोश का कारण बनती है और इस प्रकार का शासन लंबा नहीं चलता, इससे सुख शांति को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। फासीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। इंपॉर्टेंट चीज, फासीवाद एक अवसरवादी विचारधारा है। मुसोलिनी पहले जिन बातों का विरोध करता था, अंत में वह उन सब का समर्थक बन गया। धर्म परंपरा को उसने अपने स्वार्थ के कारण अपनाया। फासीवाद का अपना कोई दर्शन नहीं है, यह सभी विचारों को अपनाते हैं जो उनके स्वार्थ में सिद्धि सहायता प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा दर्शन है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है, चुनाव से पहले कुछ, चुनाव के बाद कुछ। ठीक है, युद्ध व साम्राज्यवाद मानवता के लिए खतरा। युद्ध और साम्राज्यवाद डेफिनेटली मानवता के लिए खतरा है, तो इस आधार पर कड़ी आलोचना इसकी की जाती है। निगमनात्मक राज्य का सिद्धांत केवल दिखावा है। कॉरपोरेट राज्य का जो सिद्धांत है वो दिखावा है। तो अभी देखोगे आप इंडिया के संदर्भ में देखोगे, इकोनॉमी का आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो कहा जाता है जो कॉरपोरेट हमारे हैं, जो कॉरपोरेशन हमारे हैं, जो कॉरपोरेट है वही देश को चलाते हैं, वही देश को चलाते हैं। और कॉरपोरेट जो हमारा जगत है उसमें बहुत से लोग हैं जो रोजगार प्राप्त किए हुए हैं, जिससे रोजी रोटी लोगों की चल रही है। और ये कॉरपोरेशन जो है
ये सोशल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होता है, उसका ये पालन करते हैं जिससे लोगों का कल्याण होता है। ट्रेड यूनियंस इस तरीके की बनाई जाती है जिससे मजदूरों का भी वहाँ पे लाभ हो सके। लेकिन कहने को तो निगमनात्मक राज्य पूंजीपति व श्रमिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रचार करता है, परंतु वास्तव में इन नियमों द्वारा फांसीवादी व्यवस्था के प्रचार का एकमात्र साधन बनाया गया था। निगमों के नाम पर पूंजीपतियों का समर्थन व श्रमिकों का शोषण किया गया। निगमनात्मक व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जबकि फांसीवाद केंद्रीकरण का समर्थन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि फांसीवाद न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से भी पिछड़ी हुई सोच व विचारधारा है। यह अवसरवादी, साम्राज्यवादी, युद्ध का समर्थन, विश्व शांति के लिए घातक विचारधारा है जो अधिनायक तंत्र को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर फासिज्म को हमने टोटलिटी में समझने की कोशिश की है, लेकिन बहुत से लोग अब कहेंगे कि फांसीवाद ये है तो साम्यवाद क्या है? चीन के अंदर भी ये हो रहा है, नॉर्थ कोरिया के अंदर भी हो रहा है, वियतनाम के अंदर भी हो रहा है। तो इसका डिफरेंस आपको थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या क्या अंतर फांसीवाद और साम्यवाद में है। यहाँ पे एक झलक आपको मैं दे देता हूँ। जो ये हमारी जो विचारधाराएं होती है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो सेंटर वाली होती है, बीच वाली होती है, जो जिसका झुकाव ना तो इधर ना उधर, उसे सेंट्रिस्टिक या सेंट्रल केंद्रीय विचारधारा कहा जाता है। जो ये आपका इधर वाला है इसे लेफ्टिस्ट विचारधारा कहा जाता है और इधर वाली को राइटिस्ट विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, लेफ्ट आइडियोलॉजी, राइट आइडियोलॉजी एंड सेंट्रिस्टिक आइडियोलॉजी। जो आपका फांसीवाद है, फांसीवाद हमेशा राइट विंग का एक क्षेत्र है। राइट विंग, जैसे आप भारत के अंदर देखते हैं, भारत के अंदर आप बीजेपी की विचारधारा को देखते हैं तो वो राइट विंग का वो प्रतिनिधित्व करता है, वो परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, वो राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है, वो धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये राइट विंग है। जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग हमेशा प्रोग्रेसिव सोच की बात करता है और लेफ्ट विंग हमेशा किधर को जाता है, इसका जो अंत है वो कम्युनिज्म में होता है। लेफ्ट विंग का जो अंत है वो कम्युनिज्म में होता है। साम्यवाद जब स्थापित हो गया उसके आगे कोई वो ये एक्सट्रीम है साम्यवाद, और राइट विंग का एक्सट्रीम को हमेशा कहा जाता है फांसीवाद। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।